तेज धूप धीरे धीरे ढल रही थी। बाजार की हलचल भी शाम की नरमी में बदलने लगी थी। अधपकी दुकानें, फुर्राटे मारती रिक्शा और बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ जैसे किसी पुराने फिल्म के सीन की तरह लग रहा था। उसी भीड़ में बिना किसी शोभा के साधारण नीले सूट और सादी सी जूती में एक औरत चल रही थी। उसका नाम था एसडीओ रीता देशमुख। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था, उसकी मां के इलाज के बकाया पैसे के लिए बचाए हुए कुछ नोट। वह बाजार आई थी ताकि इलाज का आखिरी भुगतान वह कर सके और मां का चेकअप पूरा हो। रीता ने अपने बालों को पिन से पीछे टिकाया था, चेहरे पर थकान और आंखों में एक अटल चाहत अपने परिवार को बचाने की। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई विशेष पहचान नहीं, बस एक आमसी बहन, एक बेटी। बाजार के बीच में उसने एक छोटे से सिलाई और साड़ी की दुकान के बाहर खड़े होकर एक सादे पर्दे पर लगी साड़ी को देखा, बहुत सुंदर लेकिन महंगी लगती। तभी दुकान के मालिक, एक मोटे तनुरा वाला आदमी कैलाश, और उसके साथ खड़ा उसका निहायत ही चातुर युवा कर्मचारी मनोज, रीता की तरफ आंख तरेरते हुए देख रहे थे। रीता ने उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की, आज उसका मान बड़ा नहीं, जरूरत बड़ी थी। जैसे ही वह खड़ी हुई और पूछा, दादा, क्या आप पुरानी शैली की कोई साड़ी दिखा सकते हैं? मेरी माँ के इलाज के बाद घर में एक छोटी सी रिसेप्शन योजना है, कुछ सादी पर गरिमापूर्ण चाहिए, कैलाश ने थके हुए स्वर में कहा। हाँ हाँ, आगे आइए, देख लीजिए। पर मनोज की नजरें कुछ और ही कह रही थीं। एकदम से वह बेचैन हो गया। उसने किसी तरह से एक पारदर्शी पैकेट से कई साड़ियां निकाली और रीता के समक्ष रख दीं। रीता ने शांति से एक एक करके देखा, छुआ, पर हर बार थोड़ी थोड़ी चीज कम पड़ती, रंग, बॉर्डर, कढ़ाई, कुछ भी पूरा नहीं लग रहा था। उसके सिर में एक ख्याल बार बार आ रहा था, माँ के चेहरे की झुर्रियां, दवा की तारीखें, अस्पताल का बिल। पर जिस तरह से उसने हर साड़ी जांची, हर बार वह अपने निर्णय पर जाने माने सम्मान के साथ खड़ी रही। उसके अंदर एक अनुशासन था जो वर्दी ने उसे सिखाया था। काफी देर की छानबीन के बाद उसकी निगाह एक सादी, फिक्की मखमली गुलाबी साड़ी पर टिक गई, जिसकी किनारे पर महीन कढ़ाई थी, पर कहीं पर बॉर्डर की सिलाई ढीली दिखी। रीता ने पैकेट खोला तो एक जगह से कुछ धागे उखड़कर लटक रहे थे। उसने हल्के से खींचा और पूरे किनारे की सिलाई खुलने लगी। मनोज ने तुरंत कहा, छोटा मोटा मिल जाता है दादी साहिबा, दर्जी से ठीक करा लीजिए। कैलाश ने भी बढ़कर बोला, पैसे लो, हम नहीं देंगे वापस। तुमने खुद पसंद किया। रीता के भीतर एक आग जगी, पर वह अपना गुस्सा बाहर नहीं आने दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह सही नहीं। मैं इतने पैसे दे रही हूँ, अगर चीज खराब है तो सही माल दीजिए या पैसे लौटा दीजिए। दुकान में खड़े कुछ लोग घूरने लगे, कुछ सरफुटकार करते हुए बातें बनाने लगे। मनोज की हंसी अब ताने में बदल गई। कैलाश के चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। तभी दुकान के अंदर से एक शोर हुआ, किसी ने शटर पर थप्पड़ लगा दिया और थाना नंबर पर फोन कर दिया। मनोज ने बड़े ड्रामेबाज अंदाज में कहा, पुलिस बुलाओ, अफरा-तफरी कर रही है। रीता ने शांत मन से एक कुर्सी उठाई और दुकान के गेट के पास बैठ गई, जैसे वह किसी जंग की तैयारी कर रही हो। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी पहचान बताई तो शायद मामला और उलझ जाएगा, इसलिए उसने खुद को एक आम ग्राहक ही दिखाया। पर कुछ ही देर में पुलिस की पुरानी जीप आई और दो सिपाही उतरे। उनमें से एक नाम था धर्म प्रकाश, जिस पर शहर की ताकत दिखती थी, बल, अकड़ और एक प्रकार की दासी रूढ़ी। उसने बिना पूछे ही रीता को घूरा और कहा, किसे परेशान कर रही हो? थाने चलो, रीता ने धीरे से कहा। मैं अनावश्यक नहीं कर रही, मैं न्याय चाहती हूँ। पर धर्म प्रकाश ने हाथ बढ़ाया और रीता की बाजू पकड़ ली। भीड़ में कुछ लोग ताला कसे जाते रहे और कुछ जमकर हंसे, जैसे किसी ने उनके ऊपर मजाक कर दिया हो। रीता को थाने ले जाया गया।
उसने अपनी शांति नहीं खोई, पर भीतर उसका दर्द और बढ़ गया। हवालात की ठंडी दीवारों के बीच उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी माँ की तस्वीर याद की, वह छोटी सी मुस्कान जो उसकी ताकत थी। तभी थाने में एक नया कांस्टेबल आया, विक्रमेश घोष, जिसकी नजरों में ईमानदारी की चमक थी। उसने खरोंचते हुए फाइलें रखीं और कहा, यह कौन है? किस केस में लाई हो? धर्म प्रकाश भारी भरकम जवाब देने लगा, पर विक्रमेश की निगाहें अंदर ही अंदर कुछ बोलने लगीं। उसने खिड़की से झांका और रीता को पहचाना। वह वही रीता थी जिसने कुछ महीनों पहले पुलिस को एक शातिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा था। विक्रमेश के चेहरे पर एक झटका आया। उसने तुरंत हवालात का ताला खोलने को कहा और डटे हुए स्वर में बोला, इन्हें तुरंत छोड़ो। यह कोई आम ग्राहक नहीं, यह रजत चिह्न वाली वर्दी की बहन है जिसने कानून के लिए जिद की है। सिपाही हड़बड़ा गया। धर्म प्रकाश के चेहरे पर रंग उड़े। उसे समझ आ गया कि उसने बड़ी गलती कर दी है। जब रीता को बाहर निकाला गया तो उसने न तो रोया न ही गिड़गिड़ाया। उसकी आंखें जैसे किसी ठंडी आग से भर गईं। नफरत नहीं, पर इंतजार था कि सही सजा मिले। उसने कठोर आवाज में कहा, तुम्हें समझना चाहिए, वर्दी कोई शो नहीं, जिम्मेदारी है। तुमने इसे पैसे और दबाव में गिरा दिया है। विक्रमेश ने धर्म प्रकाश को नोटिस किया और मानो पूरे थाने के सामने उसने वे कागज बुलंदी से रख दिए। धर्म प्रकाश के कई शिकायतों की फाइलें, रिश्वत के आरोप और मनोज कैलाश की अवैध गतिविधियों के तर्क। फिर क्या था? एक स्पंदन में पूरा जाल खुला। धर्म प्रकाश के ऊपर लंबी जांच चली। मनोज और कैलाश की दुकान पर छापेमारी हुई। दुकान के तिजोरी से अवैध कागज और नकदी मिली। गांवों से झूठे मुकदमों के लिए प्रयोग होने वाले दस्तावेज और रिश्वत की डायरी। रीता ने सब कुछ देखकर ठंडे एहसास के साथ कहा, इसी वजह से मैं हिम्मत करके यहाँ आई थी, सिर्फ माँ के पैसे के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ जो कमजोरों को दंडित करते हैं। शहर ने धीरे धीरे सुना कि किस तरह एक सामान्य महिला ने बिना शोर मचाए अपनी वर्दी के आदर्शों को जिया। पुलिस विभाग ने धर्म प्रकाश को निलंबित कर दिया। कैलाश की दुकान का लाइसेंस जब्त हुआ। मनोज ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी सजा स्वीकार की। पर सबसे अहम, रीता ने मां का इलाज पूरा करवाया और घर लौटकर सामान्य जीवन में वापस आ गई। पर अब उसकी आंखों में एक स्थायी शांति थी, एक ऐसी शांति जो जीत से आती है, और वही जीत थी जो वर्दी देती है, जवाबदेही और इंसाफ। देर रात जब वह अपने छोटे से घर की बालकनी में खड़ी थी, माँ की हंसी दूर से आती हुई सुनाई दी। रीता ने आह भरकर ऊपर देखा। आसमान में दूर सी एक धुंधली सी रोशनी थी, जैसे किसी नई सुबह का संकेत। उसने खुद से कहा, यह वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, यह लोगों की उम्मीद और उनकी रक्षा का नाम है। और जब भी कोई इसे दागने की कोशिश करेगा, तब भी हम खड़े रहेंगे। और इसी तरह एक शाम की छोटी सी साड़ी की घटना ने पूरे शहर की नैतिकता को झकझोरा। यह बात खबरों में आई, लोगों ने उसकी तारीफ की, पर रीता ने सब कुछ मामूली सा मानकर अपनी नींद में लौट गई, क्योंकि उसके लिए असली इनाम आंखों में उस संतुष्टि की चमक थी जब उसकी माँ ने कहा, तू मेरी शान है। मैं गर्व महसूस करती हूँ। कहानी का सार यही है, वर्दी चाहे कितनी भी भारी हो, उसके पीछे इंसान का दिल और उसकी जिजीविषा होती है। और जब वो दिल सच्चाई के लिए धड़कता है, तब कानून की रोशनी खुद ब खुद अंधेरे को चीर देती है। कुछ ही दिन बाद, ललिता की शादी के बाद घर में थोड़ी खुशी की हल्की चहक थी। लेकिन रीता का दिमाग पूरी तरह शांत नहीं था। उसके सामने अब सिर्फ एक साड़ी का मामला नहीं था, अब यह पूरा नेटवर्क साफ करने का समय था। उसे पता चल गया था कि भैरव सिंह और उसके गुंडे सिर्फ उसके जिले में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों में भी अवैध काम चला रहे थे। अवैध शराब की तस्करी, जमीनों पर कब्जा, रिश्वतखोरी और लोगों को डराने धमकाने के काम।
रीता ने अपने विश्वासपात्र कांस्टेबल राजेंद्र सिंह से तुरंत संपर्क किया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। भैरव सिंह के फार्म हाउस पर एक बड़ी छापेमारी तय की गई, बिना किसी शोर या अलार्म के। रात के समय रात को पुलिस की गाड़ियां फार्म हाउस की ओर चलीं। ड्राइवर ने धीमी गति से गेट तक पहुंचाया। अंदर कुछ गार्ड्स सो रहे थे, कुछ सड़क पर पेट्रोल कर रहे थे। रीता ने खुद अपनी टीम के साथ चुपचाप प्रवेश किया। गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आया, और जैसे ही रीता ने फार्म हाउस के मुख्य कमरे का दरवाजा खोला, भैरव सिंह चौंक गया। एसडीओ रीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैरव सिंह चिल्लाया। रीता ने ठंडी आवाज में वारंट दिखाया। कानून को काम करने के लिए तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं है। फार्म हाउस की तलाशी में अवैध नकदी, फर्जी दस्तावेज, रिश्वत की डायरी और कई काले धंधे की फाइलें बरामद हुईं। पुलिस ने तुरंत भैरव सिंह और उसके 20 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। फार्म हाउस से बरामद दस्तावेजों से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, झूठे मुकदमों, रिश्वत और जमीन कब्जों की पूरी लिस्ट। अगले ही दिन मीडिया में खबरें छा गईं। डायरी और गवाहों के सबूतों ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। भैरव सिंह और उसके साथी सलाखों के पीछे थे। लेकिन इस सफलता के बावजूद रीता के मन में एक खालीपन था। उसे एहसास हुआ कि जितनी भी शक्ति और वर्दी है, असली जीत उसकी मां और परिवार की सुरक्षा में थी। उसने ललिता से कहा, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी शादी के दिन की खुशी किसी को नहीं छीन सकता। और जो अपराधी हैं, उन्हें कानून ने पकड़ लिया। ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। रीता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डर नहीं लल्ली, मेरे साथ कानून है, मेरी हिम्मत है और तेरी दुआएं हैं। इस कहानी ने पूरे जिले में संदेश भेजा। ललिता की शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन एसपी अनन्या सिंह के मन में अब भी शांति नहीं थी। रात की कार्रवाई और पुलिस के साथ संघर्ष के बाद अनन्या जानती थी कि भैरव सिंह और उसका नेटवर्क अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शहर के विभिन्न हिस्सों में अब भी उसके साथी छिपे हुए थे, जो रिश्वत, धमकियों और अवैध कब्जों में लगे हुए थे। अनन्या ने अपनी टीम के साथ बैठक की। सबसे पहले उन्होंने कांस्टेबल राजेंद्र सिंह से संपर्क किया, जो अपने ईमानदारी और चतुराई के लिए जाना जाता था। राजेंद्र ने स्थिति का पूरा विश्लेषण किया और बताया कि भैरव सिंह के कई रिश्तेदार और साथी शहर में अपने गैरकानूनी कामों में लगे हुए हैं। अनन्या ने ठान लिया कि अब समय आ गया है कि पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए और हर स्तर पर अपराधियों को पकड़ाया जाए। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम भैरव सिंह के फार्म हाउस की ओर बढ़ी। अनन्या खुद अपने भरोसेमंद अधिकारियों के साथ फार्म हाउस पर पहुंची। अब समय है कि कानून अपना काम करे, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। जैसे ही टीम ने फार्म हाउस में कदम रखा, गार्ड्स दंग रह गए। फार्म हाउस के मुख्य कमरे में भैरव सिंह नींद से जागा और चिल्लाया, एसपी अनन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनन्या ने ठंडी और मजबूत आवाज में जवाब दिया, तुमने कानून को कभी समझा ही नहीं। अब समय है कि कानून के सामने जवाब दो। पुलिस ने तलाशी के दौरान लाखों रुपए की नकदी, फर्जी दस्तावेज, कब्जे की जमीन के कागजात और भैरव सिंह की काली डायरी बरामद की। यह डायरी उसके हर गैरकानूनी कार्य का पूरा विवरण रखती थी, रिश्वत, धमकी और अवैध लेनदेन, सब कुछ। कार्रवाई के तुरंत बाद भैरव सिंह और उसके 20 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। शहर के लोग यह देखकर दंग रह गए कि एक शक्तिशाली अपराधी कानून के सामने कितना असहाय हो सकता है। अगले ही दिन मीडिया में यह खबर बड़े समाचार शीर्षकों में छा गई। डायरी और गवाहों के सबूतों ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। भैरव सिंह का साम्राज्य पूरी तरह टूट गया और शहर ने शांति की सांस ली। लेकिन अनन्या के मन में अब एक और मिशन था, रामलाल का नेटवर्क।
रामलाल भैरव सिंह के प्रभाव में कई गैरकानूनी कामों में शामिल था और अब समय था कि उसे भी बेनकाब किया जाए। अनन्या ने राजेंद्र सिंह से कहा, रामलाल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करो। हमें यह पता करना है कि वह भैरव के नेटवर्क में कितना गहराई से शामिल है और कौन-कौन से अपराध में है। राजेंद्र ने रिपोर्ट दी कि रामलाल के पास कई गैरकानूनी दस्तावेज हैं और वह भैरव के कई कामों में मददगार रहा है। अनन्या ने तुरंत योजना बनाई कि रामलाल को गिरफ्तार किया जाए और उसके सभी अवैध व्यवसायों को सील किया जाए। कुछ ही दिनों में रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। डर के बावजूद उसने भैरव सिंह के नेटवर्क के बारे में सब कुछ बता दिया। अनन्या ने उसके बयान को अदालत में पेश किया, जिससे भैरव सिंह और उसके साथी पूरी तरह फंस गए। इस दौरान ललिता की खुशी की जिंदगी बहाल हो गई। शादी की रस्में पूरी हुईं और अनन्या हर मौके पर ललिता के साथ थी, कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी हंसकर उसे चिढ़ाती। ललिता के चेहरे पर खुशी की चमक थी और उसकी नजरें बार बार अपनी बड़ी बहन को खोज रही थीं। रात में अनन्या छत पर खड़ी होकर शहर की तरफ देखने लगी। ठंडी हवा में उसने तय किया कि किसी भी अपराधी को कानून के सामने अछूत नहीं छोड़ा जाएगा। वह राजेंद्र को फोन करके बोली, कल से हम बाकी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेंगे। हमें हर छोटे अपराध तक का पता लगाना है। राजेंद्र ने जवाब दिया, समझ गया एसपी साहिबा। मैं और टीम पूरी तरह तैयार हैं। अनन्या की नजरें दूर शहर की गलियों और बाजारों में थीं। उसने खुद से एक मजबूत संकल्प लिया, कोई भी अपराधी, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून के सामने बेबस होगा। साथ ही उसने ललिता के लिए खरीदी हुई मरून रंग की साड़ी को सजाया। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी थी, लेकिन मन में न्याय की आग अभी भी जल रही थी। यह वर्दी अब सिर्फ पद और जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इंसाफ और सम्मान की पहचान बन चुकी थी। रामलाल के बयान के बाद अनन्या ने पूरे शहर के अवैध नेटवर्क की जांच तेज कर दी। उसे पता चला कि भैरव सिंह और उसके साथी केवल जमीन कब्जा, रिश्वत और वसूली में ही नहीं, बल्कि शराब के अवैध कारोबार और कई छोटे-मोटे अपराधों में भी शामिल थे। अनन्या ने अपनी टीम को आदेश दिए कि हर संदिग्ध जगह पर छापेमारी की जाए। रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ियां फार्म हाउस, गोदाम और अवैध निर्माण स्थलों की ओर बढ़ी। अनन्या खुद हर ऑपरेशन की निगरानी कर रही थी। पहली जगह पहुंचते ही टीम ने देखा कि कई लोग हथियार और नकदी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या ने सख्त आदेश दिया, कोई भी भागने की कोशिश करे तो तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। कानून के हाथ मजबूत हैं। गैंगस्टरों को देखकर उनकी नाक में दम आ गया। अनन्या का तेवर, उसकी वर्दी और साहस देखकर कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। उन्होंने एक एक करके सभी अवैध कब्जों को खाली कराया और गैरकानूनी निर्माणों को ध्वस्त करवा दिया। एक एक करके भैरव सिंह के गुंडे गिरफ्तार किए गए। उनके पास से अवैध शराब, नकली दस्तावेज और पैसे बरामद किए गए। हर गिरफ्तारी के बाद अनन्या का विश्वास और दृढ़ होता गया कि कानून का पालन हर जगह जरूरी है। फिर बारी आई भैरव सिंह की। उसने सोचा था कि सत्ता और पैसा उसे बचा लेंगे, लेकिन अनन्या ने उसे बेनकाब कर दिया। पुलिस ने फार्म हाउस में अचानक छापा मारा और भैरव सिंह को नींद में ही गिरफ्तार कर लिया। अनन्या ने उसे हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, भैरव सिंह, तुम्हारी ताकत अब खत्म हो गई है। यह कानून का सामना है, अब कोई बचने नहीं देगा। फार्म हाउस की तलाशी में मिली काली डायरी और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए। हर गैरकानूनी गतिविधि का सबूत सामने आया। रामलाल और भैरव सिंह का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अदालत ने उनके खिलाफ कड़ी सजा सुनाई। शहर ने कई वर्षों बाद शांति की सांस ली। अनन्या ने अपने घर लौटकर देखा कि ललिता अब पूरी तरह खुश है। शादी की खुशियों में कोई कमी नहीं थी।
वह अपने काम में भी पूरी तरह जुट गई थी। लेकिन अनन्या के मन में एक बात और स्पष्ट हो गई थी, कानून सिर्फ वर्दी और पद का नाम नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक है। ललिता ने छत पर खड़े अनन्या का हाथ थामा और कहा, दीदी, मैं आपकी बहादुरी देखकर डर गई, लेकिन अब मुझे यकीन है कि आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगी। अनन्या मुस्कुराई और बोली, लल्ली, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, कसम है, और मैंने अपनी कसम निभाई है। सूरज की किरणें धीरे धीरे घर में फैल रही थीं। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी मेहनत, संघर्ष और न्याय की लड़ाई रंग लाई है। शहर में अपराधियों का साम्राज्य ढह चुका था और लोगों ने महसूस किया कि कानून की शक्ति केवल पद और वर्दी में नहीं, बल्कि उसके साहस और सत्यनिष्ठा में है। अनन्या की कहानी अब सिर्फ एक पुलिस अफसर की नहीं, बल्कि इंसाफ, सम्मान और परिवार के लिए लड़ने वाली बहन की कहानी बन चुकी थी। इस अनुभव ने अनन्या को और मजबूत बनाया। उसने निश्चय किया कि भविष्य में भी किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, रिश्वत और अत्याचार के खिलाफ वह कानून और न्याय की तलवार की तरह खड़ी रहेगी। ललिता की शादी के जश्न के बाद अनन्या ने फिर से अपने ऑफिस की ओर रुख किया। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में वह आग अभी भी जल रही थी, जो हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ती रहती। शहर के लोग अब जानते थे कि एसपी अनन्या सिंह का नाम केवल कानून का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस, ईमानदारी और न्याय की मिसाल है।